नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 3.1 लेकर आपके सामने आए हैं। और प्रश्नावली 3.1 पर पहुंचने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि प्रश्नावली 3 अर्थात अध्याय 3 का जो नाम है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों। अब यहाँ बात यह बच रही है कि रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर क्या होते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसके चर की घात अधिकतम एक हो, चरों की घात एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। और दो चर की बात कर रहा है तो अर्थात इस समीकरण में आपके दो चर होने चाहिए। जैसे एक x हो दूसरा y हो, या एक a हो दूसरा b हो, या एक p हो दूसरा q हो, इस प्रकार से। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब जैसे आप देखते होंगे 2x प्लस y बराबर 5। अब ये जो आपका समीकरण है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि रैखिक समीकरण का शर्त होता है जिसके चर की घात अधिकतम एक हो, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चर की घात एक है, चर की घात एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब दो चर वाला क्यों? क्योंकि इस समीकरण में आपके दो चर हैं, एक x वाला चर है और एक y वाला चर है, इसलिए आपका ये कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 पर। अब ये प्रश्नावली 3.1 वाले में जो पहला सवाल किया गया है, सामने लिखा गया है, तब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात केवल मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बात समझ में आ गई होगी। सवाल क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था तथा अब से 3 वर्ष के पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसे बीजगणितीय तथा रेखीय निरूपण कीजिए। इसका बीजगणितीय का मतलब इसका समीकरण बना लीजिए और इसे बीजगणितीय मतलब रेखीय निरूपण करना है। ठीक, बीजगणितीय का मतलब होता है इसका समीकरण तैयार करना है तथा ग्राफीय निरूपण का मतलब होता है इसको ग्राफ पे निरूपित कर दीजिए। चलिए देखते हैं सवाल कैसे आपका लगेगा। चलिए सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आफताब अपनी पुत्री से कहता है। अब हमें यह नहीं पता है कि आफताब का कितना उम्र है और उसकी पुत्री का कितना उम्र है, तो इसके लिए पहले हमें मानना पड़ेगा इन दोनों की उम्र अर्थात इन दोनों की आयु। तो माना आफताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए दोनों लोग का अलग अलग चर में मानना पड़ेगा, दो चरों में मानना पड़ेगा। अब फर्स्ट शर्त में कहा क्या जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है, इसे फर्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं। प्रथम स्टेप में यह कहा जा रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अभी आफताब की जो वर्तमान आयु मानी गई है वह x वर्ष माना गया है। यह वर्तमान आयु माना गया है, लिखा नहीं गया है, फिर भी आप समझ लीजिएगा। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष माना गया है, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष माना गया है। ठीक, अभी यहाँ पहुंचने से पहले हमें यह निकालना है कि 7 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु थी कितनी। तो यहाँ आप लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या? आफताब की आयु, आफताब की आयु।
अच्छा ये बताइए, अगर इस समय किसी की आयु 20 वर्ष है और हम पूछ ले 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो 20 वर्ष में से 5 वर्ष आपको घटा कर आना पड़ेगा, आप बताएंगे 15 वर्ष। ठीक, तो इसी प्रकार से यदि किसी का वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो उसमें से आपको 7 वर्ष घटाना पड़ेगा। अर्थात इस समय है आपका x वर्ष और 7 वर्ष पहले मतलब -7, इतना वर्ष होगा। अब पुत्री की आयु, अब भाई अगर आफ्ताब की आयु घटी है तो क्या पुत्री की आयु नहीं घटी होगी, उसकी भी घटी होगी। तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु इस समय y वर्ष है तो 7 वर्ष पहले, इसका मतलब 7 वर्ष हम घटा देंगे, ये 7 वर्ष पहले की आयु निकल गई। अब इस 7 वर्ष पहले की आयु में बोला क्या गया है, फर्स्ट स्टेप में अब आते हैं। इसमें कहा गया आपका कि 7 वर्ष पहले या 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। यहां हम लिख देंगे आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। गुना का मतलब होता है गुणा। 7 वर्ष पूर्व वाले में क्या कहा जा रहा है, आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो कर दिया। अब देखते हैं 7 वर्ष पूर्व वाले में आफ्ताब की आयु है कितनी, x - 7 बराबर 7 गुणे पुत्री की आयु कितनी है, y - 7। अब थोड़ा इसको सरल करके आते हैं, समीकरण बनाते हैं। x - 7 बराबर 7 का गुणा इससे होके 7y और -7 सते 49। अब ये x जहाँ रहने तो 7y इधर आएगा, -7y बराबर -49 जहाँ रहने दीजिए, 7 उधर जाएगा +7, और x - 7y बराबर 49 में से 7 गया, प्लस माइनस से तो घटेगा। कैसे घटेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाएगा। तो 49 में से 7 गया तो -42, ये समीकरण आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया तथा 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहां देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष पश्चात पहले दोनों की आयु निकाल लिया जाए। तो 3 वर्ष बाद क्या, 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु अर्थात आफ्ताब की आयु इस समय आफ्ताब की आयु x वर्ष है, और 3 वर्ष बाद अगर मैं पूछूं कि अगर इस समय आपकी आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो आप उस 5 वर्ष को 20 वर्ष में जोड़ देंगे। कह देंगे कि 20 और 5 25 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष बाद तो 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इस समय आपकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो +3 वर्ष कर दीजिए, +3 वर्ष। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु इस समय y वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा, इतना वर्ष हो गया। अब इसमें बोला क्या गया, सेकेंड स्टेप में आपका कहा गया कि अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन 3 गुनी आयु का रह जाएगा, आफ्ताब। तो आफ्ताब की आयु हो जाएगी, आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना। तो आफ्ताब की आयु कितना है, x + 3 बराबर 3 गुणे पुत्री की आयु कितना है, y + 3। अब इन्हें सरल कर लेते हैं तो x + 3 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा y सो के 3y और +3 × 3 9 हो जाएगा। तो x 3y इधर आएगा, -3y पक्षांतर करने पर, और ये 9 है, ये उधर जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर 3, 9 में से 3 गया आपका 6 आ गया, ये बन गया आपका समीकरण 2। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने देखा कि आपके पास 2 समीकरण हो गए। अब इन दोनों समीकरण का ये बीजगणितीय निरूपण तो हो गया, परंतु अभी रेखीय निरूपण नहीं हुआ है, ज्यामितीय निरूपण नहीं हुआ है। तो ज्यामितीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से एक टेबल अर्थात एक सारणी बनाएंगे, फिर समीकरण 2 से एक टेबल अर्थात एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद ही हम ज्यामितीय निरूपण कर पाएंगे। चलिए आते हैं।
समीकरण एक से, समीकरण एक है कितना आपका, आप देख रहे हैं कि x माइनस 7y बराबर -42 है। अब x जहां है रहने दीजिए, -42 भी जहां है रहने दीजिए, नहीं तो फिर एक काम कीजिए, 7y जब इधर आएगा पक्षांतर होके तो ये +7y हो जाएगा और ये -42 है, इनको रहने दीजिए। अब एक आप सारणी तैयार करेंगे और इस सारणी में आप x और y का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ x यहाँ y, और कम से कम आपको इसमें 3 मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए, अब समीकरण में कुछ इस तरीके से आप मान सेट कीजिए, अंक सेट कीजिए, जो प्रयास कीजिए कम से कम छोटे में मान आए। जैसे अगर हम यहाँ y का मान 7 रख दें, y का मान देखिए यहाँ लिख दिए, अगर हम y का मान 7 रख दे तो 7 सते 49 हो जाएगा, और 49 में से अगर 42 घटेगा तो आपका आ जाएगा x का मान 7। नहीं समझे, अगर यहाँ y का मान हम 7 रखेंगे तो 7 सते 49 बन जाएगा ये, तो 49 में से 42 घटाएंगे तो ये 7 बचेगा, और जो 7 बचेगा वो x का मान होगा, इसलिए x में भी हमने क्या लिख दिया 7। एक मान और रखें, अगर हम y की जगह 6 रखते हैं तो 6 सते 42 हो जाएगा, और 42 में से 42 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम y का मान 5 रख दें तो 5 सते 35, अब यहां 35 माना जाएगा, और 42 में से 35 गया तो ये आपका आ जाएगा -7। ठीक, कुछ इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, जैसे कि समीकरण 1 से आपका एक सारणी तैयार हो गया। अब हम आते हैं समीकरण 2 पर। समीकरण 2 से भी एक सारणी तैयार करेंगे। समीकरण 2 है कहां, एक काम करते हैं, यहाँ ज्यामिति निरूपण करने के लिए जगह छोड़ देते हैं हम, और समीकरण 2 यहाँ से आ जाएंगे। आप समझदार हैं, आप इसको नीचे नोट कर लीजिएगा, समीकरण 2 से। चलिए देखते हैं, समीकरण 2 कहाँ है, x माइनस 3y बराबर 6। अब x जहां है रहने दीजिए, 3y को पक्षांतर करेंगे, इधर आके +3y हो जाएगा, और ये +6 है ही आपका। अब हम इनके माध्यम से एक टेबल तैयार करेंगे, सारणी, और इस सारणी में हमें चाहिए x और y का मान, और कम से कम हमारे पास 3 मान होने चाहिए। हमने पहले ही बता दिया, अधिकतम चाहे जितना निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इनका मान कैसे निकालते हैं। आप सोचिए एक बार, अगर हम y की जगह 0 रख दें, यदि हम y की जगह 0 रख दें तो 3 0 0 हो जाएगा, बचा क्या 6। अब ये जो 6 बचा है ये x का मान बचा है, तो x का मान कितना आ गया 6। वेरी सिंपल। चलिए अगर हम y की जगह -2 रखें, y की जगह यदि हम -2 रख दें तो 3 दूना -6 हो जाएगा, -6 और +6 मिलके आपका 0 हो जाएगा, और ये जो 0 होगा ये x का मान होगा आपका। ठीक, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। यदि हम y की जगह -3 रख दें या -1 रखें, यदि हम y की जगह -1 रखें तो -1 का गुणा 3 से होकर -3 हो जाएगा, और 6 में से -3 घटेगा तो आपका x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमने सारणी बना लिया। अब ज्यामितीय निरूपण के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं ज्यामितीय निरूपण के लिए आपका ये x अक्ष है, जिसको हम अंग्रेजी में x एक्सिस कहते हैं, और ये आपका है y अक्ष। ठीक दोस्तों, अब कुछ अंक ले लेंगे हम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम अंक, मैक्सिमम अंक कितने हैं 7 है, तो कम से कम 7 हमें लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2
-2, -3, -4, -5, -6 और ये हो जाएगा आपका -7। ठीक, आप प्लस माइनस का चिन्ह कैसे कहाँ लगा है, यदि आप इसको नहीं जानते तो आप कक्षा 9 हमारे चैनल को खोलकर आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 9 के मैथ में कोऑर्डिनेट का प्रथम लेक्चर में ये बताया गया है कि ये प्लस माइनस चिन्ह कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। आते हैं पहले वाले समीकरण पे, सारणी पर। ठीक, सारणी में आएंगे तो x पर 7 अंक गया है तो x पर हम सीधा 7 अंक आएंगे, और y पर भी 7 अंक आया है तो y पर भी हम इसी के सीध में एकदम y तक 7 के सीध में एकदम आएंगे तो आपका कुछ यहाँ आसपास में प्राप्त होगा। ये x वाला 7 है, ये y वाला भी 7 है। ठीक, और x पे 0 गए हैं अर्थात x पे कहीं नहीं गए हैं, फिर y पर कितना गए हैं 7। x अक्ष पर कहीं नहीं गए, 0 रह गया, और y अक्ष पर कितना चले गए हम 7 चले गए। ये हो गया आपका 0 और 7। x अक्ष पर -7 y पर 5, x अक्ष पर -7 y पर 5, 5 का मतलब आप आ गए इसके सीधे में। x पर 0, नहीं दूसरी वाली गलती हो गई हम लोग से, ये 0 6 है, 0 7 नहीं है। हमें 0 6 पे आने के लिए x अक्ष पर 0 गया है, y अक्ष पर 6 गया, मतलब हमें यहाँ आना है। ये हो गया आपका 0 और 6। ठीक, कुछ इस प्रकार से। और x अक्ष पर यहाँ -7 आए हैं हम लोग, और y अक्ष पर कितना गए हैं 5 तक गए हैं, मतलब ये 5 तक। तो ये आपका हो गया -7 और 5। तो जब हम इनको अपने स्केल से इंच पटरी से खींचेंगे तो इस रेखा को, इस बिंदु को जब टच करते हुए रेखा जाएगा कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक, अभी एक समीकरण और रह गया है जो दूसरे वाले समीकरण से आपका दूसरा सारणी तैयार किया गया था, उसे देखते हैं। दूसरे वाले सारणी में आएंगे, x अक्ष पर 0 जाना है, x अक्ष पर 6 जाना है, x अक्ष पर 6 जाना है, और y अक्ष पर 0 मतलब y अक्ष पर जाना ही नहीं है। यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 0। फिर x अक्ष पर 0 जाना है, y अक्ष पर -2, x अक्ष पर कहीं नहीं, y अक्ष पर कहाँ आना है -2 पर। ये हो गया आपको 0 और -2। फिर x अक्ष पर 3 जाना है, y अक्ष पर -1, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर कहाँ तक जाना है -1, अर्थात यहाँ पर होगा इसके सीधे। ये हो गया 3 और -1। तो जब आप इसे इंच पटरी लगाकर इस प्रकार से खींचेंगे तो आपका सीधा जाएगा। जब आप इसे, इतना नीचे एक है ही नहीं, 1 मिनट, आपका यहाँ पर आएगा इसके सीधे में, तो आपका रेखा कुछ इस तरह से निकल जाएगा। तो आपने देखा कि इस सवाल का बीजगणितीय निरूपण भी हो गया जो कि आपको समीकरण में चेंज करना था, और इसका ग्राफीय निरूपण भी हो गया जो कि आप इससे देख पा रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।